ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय यानी जब सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम देखते हैं तो उसमें से हमारे सामने एक ऐसा चेहरा आता है जिसने उस समय की जो भारत का था उसका परिदृश्य ही बदल दिया था और उससे विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया जाता, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय समाज था उसकी एक दिशा और दशा दोनों ही बदलती थी। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्म सम्मान और आत्म बल का विकास किया था। इससे भारतीय समाज की जो जड़ता थी उस जड़ता को तोड़ दिया और भारतीयों की जो स्थिति या जो सामाजिक ढांचा था उस पूरे सामाजिक ढांचे को ही इन्होंने क्या कर दिया था, रूपांतरित कर दिया था और लोगों के अंदर आत्म सम्मान और आत्म गौरव उसको जगाने की कार्य किया था। यानी जो हमारा अतीत है उस हमारे अतीत को, हमारे अतीत के गौरवशाली पहलुओं को हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत है, उन सारी बातों की जानकारी लोगों को करवाई। उनके सामने प्रमाण सहित तर्क आधारित अपनी बातों को रखा और इसी कारण उन्हें बंगाल के अंदर जो नव चेतना या क्रांति का अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधारों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला नेता, इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। जैसे इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, इन्हें नव दिन के प्रात तारे के रूप में भी जाना जाता। ऐसी बहुत सारी उपाधियां इनके बारे में बताई जाती है। इन्हीं व्यक्तित्व के बारे में यानी हम पढ़ने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के कार्य। राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज में बाद में आके जाकर के क्या विभाजन हुए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अलावा और किन संस्थाओं की स्थापना की और इसके बाद में जो बने आदि ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज, उसको बनाने वाले कौन थे, इन सभी बातों की जानकारी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब विस्तार से प्रारंभ करते हैं। 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए जिसमें बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुए। यानी शुरुआत से ये आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व के अंदर प्रारंभ हुए। राजा राम मोहन राय को जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देते हैं, बंगाल में नव चेतना और क्रांति का अग्रदूत, यानी इन्होंने ही क्या किया, अग्रदूत यानी सबसे आगे रहकर जो लीडरशिप प्रदान करे वो कार्य इन्होंने प्रदान किया था। भारत में नव जागरण का अग्रदूत यानी जो नई चेतना थी, लोगों में नई जागृति थी, जो प्राचीन रूढ़ियाँ थी उनके विरुद्ध, जो कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध सोए हुए जनमानस को जगाने का कार्य किया, उसका भी नेतृत्व किया। इसी कारण उन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, यानी इससे पहले सुधार आंदोलन नहीं हो रहे थे। जितने भी सुधार आंदोलन उसकी शुरुआत की थी इन्होंने और शुरुआत करने के कारण ही इन्हें सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है और आधुनिक भारत का पहला नेता। तो आप जब देखते हैं कि जब अंग्रेजों की भारत में एंट्री होती है और 1757 के बाद में जब क्या होता है, नए युग यानी आधुनिक युग का शुरुआत होता है, या कह सकते हैं इस समय जो आधुनिक समय था भारतीय पीरियड का, उसका पहला नेता इन्हें कहेंगे, जिन्होंने जो लोगों को क्या दी थी, लीडरशिप प्रदान की थी और लोगों का क्या किया था, नेतृत्व करके उनमें आत्म सम्मान और आत्म भाव की भावना को जागृत किया था। इनकी हिंदू धर्म में के जो मौलिक सिद्धांत और दर्शन में क्या थी, आस्था थी। मौलिक यानी जो विशेष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे सदग्रंथों के अंदर इसका वर्णन किया गया कि हिंदू धर्म के जो मौलिक सिद्धांत कौन से, हिंदू धर्म का मौलिक दर्शन कौन सा। हर जो धारणा या दर्शन या धर्म होता उसमें क्या होता, समय के अनुसार उसमें काफ़ी सारी अन्य बातें भी आ जाती है, उसमें कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि, आडंबर आदि उसमें घर कर जाते, तो समय के साथ में उसमें सुधार आवश्यक होता। वैसा ही कार्य इन्होंने किया और राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई मेरा तो विश्वास किसके है, हिंदू धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है, मौलिक दर्शन है, उसमें मेरी अगाध आस्था है। यानी वो क्या सत्य है, शाश्वत सत्य है उनके बारे में। ये कालांतर में हिंदू धर्म और समाज में आए जो आडंबर उनको समाप्त करना चाहते थे, यानी बाहरी जो दिखावा आ गए उसको समाप्त करना चाहिए। इन्होंने इसके लिए कौन सा दर्शन, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, मानव की गरिमा, सामाजिक समानता
आदि विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे। पुनरुत्थान मतलब जो इसमें भारत का पतन हो चुका, इन सभी क्षेत्रों में जो हमने देखा, चाहे सामाजिक क्षेत्रों, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रों, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों, चाहे धार्मिक क्षेत्र, इसमें जो हमारा डिक्लाइन हो गया, यानी जो हमारा पतन हो गया, उस पतन को वापस रोककर वहाँ से वापस उत्थान करना चाहते थे, वापस ग्रोथ करना चाहते थे, ताकि देश हर क्षेत्र में इनमें क्या हो, आगे बढ़े। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के जो राधानगर के अंदर एक ब्राह्मण जमींदार वर्ग थे। जमींदार कौन थे? राधाकांत देव। इनकी माता का नाम उमा देवी था। उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म एवं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जैसे पटना, बनारस आदि विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए इन्होंने विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और उस धर्म की अच्छी चीज़ें क्या है और उन धर्म की बुरी चीज़ें, यानी बुरी चीज़ों का मतलब उस धर्म में क्या क्या कुरीतियाँ आ गई, क्या बाहरी आडंबर आ गए, उनका इन्होंने गहनता से विश्लेषण किया और इन दोनों को, अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों को इन्होंने अलग अलग किया था। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू आदि और कहा जाता है लगभग 1 दर्जन ऐसी वो भाषाओं के क्या थे, जानकार थे, यानी इन भाषाओं के वो पक्षकार थे। ऐसी महत्वपूर्ण बातें इनको पता थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, किंतु बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 1805 से 14 के बीच में इन्होंने, एक था जॉन डिग्बी के अधीनस्थ रहकर के, यानी इनके अधीन रहकर के इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नौकरी की। ये वही जॉन डिग्बी है जिनके प्रयत्नों से इनका जो ग्रंथ है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जो लंदन के अंदर क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इन्होंने, किसने? राजा राममोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार यानी गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट, या इसे कहते हैं ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट का प्रकाशन करवाया था। ये करवाया था इन्होंने 1809 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें जो धर्म था, किसी भी धर्म के अंदर जैसे बहुदेववाद आ गया, तो उन्होंने एक ईश्वर की बात इसके अंदर लिखी, यानी एक ही ब्रह्म की बात इन्होंने इसमें कही थी। इसी कारण इनका जो समाज है वो ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। एक ही ब्रह्म की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया और जो वेद आदि, इन्होंने वेद, उपनिषद और वेदांतों के आधार पर इन्होंने अपनी बात को तर्क के आधार पर इससे सिद्ध किया। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, या जिसे हम कह सकते हैं ईसा के नीति वचन। इसका पूरा नाम है प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक के अंदर जो ईसाई धर्म था, विशेषकर ईसाई धर्म की जो कुरीतियाँ थी, उनके आडंबर, उनका विवेचन किया गया। यानी ईसाई धर्म में सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को इसमें भी सामने लाने का प्रयास किया गया। इससे उसके ईसाई मित्र भी नाराज हो गए थे, क्योंकि प्रारंभ में उनका मानना था कि राजा राममोहन राय भी ईसाई बन जाएंगे, ये ईसाई बनेंगे तो बहुत सारा इनके पीछे जो जन समुदाय वो भी ईसाई बन जाएगा। लेकिन उनकी ये भी थ्योरी क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। इसके अलावा इन्होंने तोहफत उल मुहिद्दीन नामक एक फ़ारसी भाषा के अंदर भी पुस्तक लिखी थी। यह भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका इन्होंने फ़ारसी के अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम धर्म की के अंदर जो क्या बुराइयां आ चुकी है, क्या कुरीतियां आ चुकी है, उनको सामने लाना था। इसका भी अर्थ, जो तोहफत उल मुहिद्दीन का भी अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। तो इस तरीके से इन्होंने सभी धर्म के ग्रंथों को अध्ययन किया और उन धर्म की अच्छी और बुरी सारी बातों को समाज के सामने रखा। यानी इन्होंने ये सभी धर्म के अंदर क्या करना चाहते थे, सभी धर्म के अंदर समन्वय स्थापित करना चाहते थे। यही राजा राममोहन राय का मुख्य उद्देश्य था। इनका ये जो धर्म था, या इनको कैसे जो ब्रह्म समाज की आगे जाकर के वो स्थापना करेंगे, उसकी स्थापना का इनका उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना और ईसाईयत के प्रभाव को रोकना और साथ साथ में सभी धर्मों के अंदर आपसी एकता स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म की साधना और अद्वैत का सिद्धांत था, उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। हालांकि अद्वैत का सिद्धांत पहले से ही चला आ रहा, लेकिन इन्होंने वापस उस अद्वैत के सिद्धांत का परिमार्जन किया था। फारसी में इन्होंने मीरात उल नामक एक अखबार भी निकाला। इसके अलावा इन्होंने बांग्ला भाषा के अंदर, कौन सी भाषा के अंदर, बांग्ला भाषा के अंदर एक अखबार निकाला था, संवाद कौमुदी। अब संवाद कौमुदी का अर्थ क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रज्ञा का चांद। इसको हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं प्रज्ञा का चांद।
जो 1821 ईस्वी के अंदर इन्होंने प्रकाशित करवाया था। और ये ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ था जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। कौन सा? ये संवाद कौमुदी। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक भी समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे वैदिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इन्होंने वैदिक मंदिर नामक वेद मंदिर नामक भी इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम भी प्रकाशित किया। तो बहुत सारी बातें इनके बारे में जो आपको देखने को मिलेंगी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में, देखो जो नई वाली बुक से या कई और बुक से उसमें 1814 भी मिलता, तो आप दोनों ही डेट ध्यान रखें। कहीं कहीं 1814 भी मिलता है, कहीं 1815 भी मिलता है। उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की स्थापना की। और 1825 में कलकत्ता के अंदर भी क्या की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कौन सी कॉलेज थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता के अंदर ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसकी पूरी डेट है 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। और इस ब्रह्म सभा की स्थापना करके अपने विचारों का क्या किया? इन्होंने प्रचार किया था। यानी इस सभा का उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस सभा का उद्देश्य था हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाईयत के प्रभाव को रोकना और सभी धर्मों के अंदर आपसी समन्वय यानी एकता स्थापित करना था। इस जो ब्रह्म समाज का दूसरा नाम या ब्रह्म सभा का, आगे जाकर के इसी को ब्रह्म समाज कहेंगे, इसी ब्रह्म सभा को अद्वैतवादी विद्वानों की संस्था भी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त करके एक नया रूप देना चाहती थी। इसके लिए काफ़ी, हालांकि इनके विचार हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ब्रह्म सभा ही आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया। अब जब आगे चल करके जैसे ही 27 सितंबर 1833 को क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में ये जो ब्रह्म समाज है, इसका जो संगठन और इसका काम ढीला पड़ने लग जाता है। यानी ये अपने क्या होता है? एक शिथिलता की तरफ बढ़ जाता है। और ऐसे में इसको वापस पुनरुत्थान करने का कार्य किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो क्या थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इन्होंने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन करके 1843 ईस्वी के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर की इसमें एंट्री होती है। और वहाँ से इसको क्या करता है? ये पुनरुत्थान करते हैं या पुनर्जीवन इसको प्रदान करते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी, बहुत ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये डेट्स और ये जो इनकी संस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय के बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। यानी एक तरफ जो ये डिक्लाइन की तरफ चला गया था, इसको वापस से इसको पैरों पर खड़ा किया था। हालांकि काफ़ी समय तक इसको इन्होंने नेतृत्व भी प्रदान किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी। इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली और यहाँ पर जो अपने सिद्धांत थे, यानी जैसा जो राजा राम मोहन राय ने इसको संगठन प्रदान किया था, जैसे विचार राजा राम मोहन राय, उन्हीं विचारों को इन्होंने अंशतः आगे चलाने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में चल करके थोड़ा मतभेद हो जाएगा, उसी मतभेद को हम आगे देखेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के, यानी क्या हुआ? देखो अब यहाँ से शुरुआत से पढ़ेंगे। 1843 में जब इन्होंने पुनर्जीवन किया और बाद में एक ये व्यक्ति को लेकर के आए इसमें, केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन को इस क्षेत्र के अंदर लेकर आए और इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को क्या किया था? 1857 में इनको आचार्य पद पर नियुक्त किया था। अब आचार्य पद पर नियुक्त करके बाद में इनके जो हिंदू धर्म के जो सर्वोत्तम जो विश्वास है, नैतिक आचरण है, उनको बनाए रखने की इन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी। और इन केशव चंद्र सेन के आचार तत्वों में ये ब्रह्म समाज बहुत ही लोकप्रिय हो गया। और इस समाज की जो संस्थाएं हैं वो यहाँ से, यानी ये क्या हो गया? लोकप्रिय कैसे हुआ? इस जो संस्था उसकी जो शाखाएं बंगाल से बाहर, यानी जब बंगाल से बाहर इस ब्रह्म समाज को निकालने का कार्य किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने इसकी शाखा संयुक्त प्रांत, पंजाब, मद्रास आदि क्षेत्रों के अंदर खोली थी। इनके थोड़े विचार क्या थे? उदारवादी विचार थे। अब इन्हीं उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। क्यों? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे, जबकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के पाठों की अनुमति दे दी थी। सभी धर्म कौन से? ईसाई है, इस्लाम है, फारसी, चीनी,
आदि जो धर्म है इनके धर्म ग्रंथों का पाठ इसके अंदर ब्रह्म समाज के अंदर होने लगा था। इसके अलावा ये क्या करते थे, सामाजिक सुधारों में भी अधिक रुचि लेने लगे। तो इन सारी बातों को लेकर के देवेंद्र नाथ टैगोर और इन दोनों के अंदर क्या हुआ था, मतभेद बढ़ता चला गया था। और मतभेद यहाँ तक पहुँच गया कि ब्रह्म समाज का क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1867 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया, यानी इसको क्या कर दिया था, इस ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया था। अब जब इनको ब्रह्म समाज से बाहर किया तो ब्रह्म समाज दो भागों के अंदर बंट गया था। यानी ब्रह्म समाज क्या हो गया था, यहाँ ब्रह्म समाज के अंदर ये प्रथम टूट थी, यानी प्रथम विभाजन ब्रह्म समाज के अंदर यही हुआ था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज तो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो भारत का ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना गया। अब देखो आगे चल करके बहुत ही अच्छे तगड़े नेता थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1816 ईस्वी में इंडियन मिरर जो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र उसका प्रकाशन किया। इनके ही प्रयासों से आगे चल करके मद्रास के अंदर वेद समाज, महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन्हीं के प्रयासों के कारण जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने जो अपने विचार है वो हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ किया था। इन्होंने संगत सभा का गठन किया था। इसके अलावा इन्होंने जो समाज सुधार के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी और भी बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने शुभ समाचार नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। लेकिन देखो बात ऐसी होती है कि जब गुरुजी खुद तो बैंगन खाए और शिष्यों को कहते आप मत खाना, और वही बात यहाँ केशव चंद्र सेन कर रहे थे। इसी कारण जाकर के इस समाज के अंदर दूसरा विभाजन होगा। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का क्या किया था, विरोध बड़ी दृढ़ता के साथ में किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1872 के अंदर ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाए थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे बाल विवाह के लिए, यानी इन्होंने क्या किया था, जो बाल विवाह के लिए एक निश्चित थी, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो केशव चंद्र सेन और उनके जो अन्य ब्रह्म समाजी थे उन्होंने जो 1872 के अंदर जो ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था, इन्होंने अपने प्रयास करके उनके अनुसार विवाह की एक न्यूनतम आयु निश्चित की थी और उसी न्यूनतम आयु का ये क्या किया करते थे, प्रचार करते थे। लेकिन किंतु किन्होंने केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बड़ी उम्र में कूच बिहार के राजा के साथ में कर दिया था। यानी ये प्रचार तो करते थे कि छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह का विरोध करते थे, और साथ साथ में जो लड़के और लड़की की आयु की भी समानता का बात किया करते थे। यानी उनकी भी आयु निश्चित कर रखी थी, एक निश्चित आयु की लड़की का एक निश्चित आयु के लड़के के साथ में ही विवाह होना चाहिए, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके समय में ये पहले से ही प्रचलित है कि छोटी उम्र में ही लड़कियों का विवाह उनसे कई गुना, 3 गुने 4 गुने बड़ी उम्र के जो व्यक्ति होते थे उनके साथ में कर दिया जाता था। ऐसे इन्होंने यहाँ भी लगभग 80 से अधिक वर्ष के उम्र के ये थे कूच बिहार के ये जो राजा थे, इनके साथ में अपनी जो 13 वर्षीय आयु का जो लड़की थी उनका विवाह इनके साथ में कर दिया गया था। तो इसी बात को लेकर, और वो भी विवाह ऐसे ही नहीं किया गया, वैदिक कर्म कांडों के साथ में किया गया था। और जबकि ये ब्रह्म समाज क्या था, वैदिक कर्म कांडों, कुरीतियों, बाहरी आडंबरों, इन सारों का क्या करता था, विरोध करता था। ये सिर्फ वेदांत दर्शन के ऊपर चलता था। तो इसी बात को लेकर के जो इनके आचार्य केशव चंद्र सेन और इनके बाकी जो साथी थे, अन्य अनुयायी थे, जैसे आनंद मोहन बोस है, विश्वनाथ शास्त्री है, द्वारिकानाथ गांगुली है, उनके साथ में मतभेद हो गया था। इस कारण इनके कुछ अनुयायी इनसे रुष्ट हो गए, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और किन्होंने जो आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली ने 1878 में, ये बात ध्यान रखना, दूसरा विभाजन कब हुआ था, 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारत के ब्रह्म समाज के अंदर क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। और अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारत के ब्रह्म समाज से पृथक यानी अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज यानी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, साधारण ब्रह्म समाज की। किसने स्थापना की, ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ये तीसरी बार हो रहा है। आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से ये दूसरी बार इसका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने क्या किया था, सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए, जिन्हें आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे। ये पार्ट्स कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।